चलो, अनुच्छेद 20 मौलिक भाग 3 मौलिक अधिकार के क्रम में आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। ये अलग लाइन है, असल में मूल आपको ये याद रखना है। अनुच्छेद 20 का शीर्षक क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक, पहले समझा देता हूं। अब ये जो है ऐसा है कि जो अपराधी हैं उनको भी संविधान मौलिक अधिकार देता है, ऐसा समझ लो। जो अपराधी हैं, जिनकी गिरफ्तारी होती है, जिन जो कस्टडी में जाते हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था है कि उनको भी मौलिक अधिकार है। अब ऐसा क्यों? तो यह मनमाने और अतिरिक्त दंड ढंग नहीं है। दंड अरे ये होगा ना, दंड से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, अब इसके अंदर अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आप ये 3 कंसेप्ट देखोगे। एक तो भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, एक देखोगे दोहरे दंड से संरक्षण, और एक देखोगे आप नहीं होगा कहीं अपने ये अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। ये 3 चीजें आपको समझनी। पहला, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, है ना। जैसे मान लो हमर समारू वर्मा, अबे माइक तो लगा ही नहीं। हाँ, मान लो हमर समारू निषाद सरनेम बदलते रहना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समारू निषाद जो है वो एक मर्डर कर दिया। तो समारू निषाद थोड़ा क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी था। उसको ये पता था कि भाई वर्तमान में जो कानून है उसके हिसाब से यदि मैं किसी का मर्डर कर दूं तो अधिकतम मुझे आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। अभी जो कानून है चल रहा है उसमें अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, यही पूरा प्लानिंग करके वो उसने मर्डर कर दिया। ठीक, अब वो भाई उस पकड़ लिया गया और कस्टडी में है और जेल भेज दिया गया। अब प्रक्रिया चलेगी, उसके ऊपर मर्डर का केस चलेगा, क्योंकि बेल तो मिलेगा नहीं ऐसे, है ना। जघन्यतम अपराध में बेल नहीं मिलता है, फिर जेल में रहो और केस चलता रहता है। फिर उसके मर्डर करने के 2 दिन बाद उसने जेल में ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सरकार ने इस दांडिक विधि में संशोधन कर दिया है। और संशोधन ये किया कि अब किसी के मर्डर सिद्ध होने पर अब फांसी की सज़ा का प्रावधान होगा। वो पढ़ा, वही ठंडा हो गया फड़फड़ा के। प्लानिंग किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास होगा, लेकिन वहाँ तो ठंडा हो गया फड़फड़ा के। अब वो साला वैसे ही मरने लगा सोच के कि अब फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन उसी समय किसी केस में मेरी एंट्री हुई, उसी बैरक में। मैं बैरक में पहुंचा, मैं बोला का दिक्कत तो ला। बोले भाई मैं ऐसे प्लानिंग कर रहे हूँ और साले है कानून बदल गए, अब तो मोला लटका दी। तो फिर मैं बताया, सुन बेटा अनुच्छेद 20 है एक, अनुच्छेद 20 में क्या बोल रहा है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। इसके अंतर्गत एक प्रावधान है कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, मतलब जिस समय आपने अपराध किया है उस समय जो मौजूदा कानून है आपको उसके अलावा सज़ा नहीं हो सकती। जिस दिन उसने क्राइम किया था उस दिन जो कानून लागू था उसमें अधिकतम आजीवन कारावास की व्यवस्था थी। 2 दिन बाद संसद ने इसमें संशोधन कर दिया, तब फांसी की सज़ा कर दी। लेकिन जिस समय उसने क्राइम किया था उस समय अधिकतम कारावास अधिकतम जो सज़ा थी वो आजीवन कारावास ही थी, तो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये है भूतलक्षी जो दांडिक विधियां होंगी वो बैक डेट से लागू नहीं हो सकती। इसका मतलब वही है, समझ रहे हो। जो दांडिक विधियां हैं वो आज यदि बनी हैं, आज बना तो आज से लागू होगा, वो पीछे से लागू नहीं हो सकता। ये है इसका अर्थ। क्लियर है? ठीक।
आगे देखो, दोहरे दंड से संरक्षण। अब जैसे किसी एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जा सकती है, एक ही बार, है ना, कि मान लो जो है किसी ने हमारे समारोह मरकाम बगल में किसी का मुर्गी चुरा लिया, वो भी चोरी है, तो उसको फिर धर लिया गया और कोर्ट ने उसको 6 माह की सज़ा सुनाई, है ना। अब वो 6 माह की सज़ा काट लिया उसके लिए, फिर उसी अपराध के लिए उसे दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती। ये है दोहरे दंड से संरक्षण। ठीक, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। और इसको और एक और शब्द है स्व अभिशंसन नहीं, मतलब अपने ही विरुद्ध गवाही देने की, ये शब्द का इस्तेमाल कर सकता है ना, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण प्राप्त है। मतलब देखो, आप लोगों ने देखा होगा बॉलीवुड पिक्चरों में जब किसी को धर लिया जाता है, किसी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो कई बार 3rd डिग्री और ये सब का प्रयोग करती है और ये की स्टेटमेंट दे सज़ा कबूल, ऐसा करती है पुलिस, है ना। तो भैया ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपने ही विरुद्ध, आपको गवाह नहीं बनाया जा सकता। ठीक, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस जो है, पुलिस के सामने जो डरा धमका कर जो स्टेटमेंट ले लिया जाता है, अगर आप कोर्ट में गए और कोर्ट में आपने पलट दिया, बोला कि भैया ये पुलिस वालों ने डरा धमका कर मुझसे ये स्टेटमेंट लिया है, मेरा गुनाह कबूल करवाया है, आप स्वयं मेरे ही विरुद्ध गवाही दिलवाई है, तो ये मान्य नहीं होता। कोर्ट में आप जो बोलोगे वही मान्य होता है, पुलिस के सामने दिया गया स्टेटमेंट इसीलिए मान्य नहीं होता। समझ गए? तो ये भी है। ये 3 प्रावधान किसके तहत मिलेंगे आपको? अनुच्छेद 20 के तहत। याद रखिएगा, अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। 20 क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक। 12 क्या है? राज्य की परिभाषा। 13 क्या है? मौलिक अधिकार से संबंधित असंगत और या विरुद्ध जो हो वो सारी विधियां शून्य हो जाएंगी। अच्छा, इसके तहत 3 अवधारणा आपने देखा था, क्या क्या था? आच्छादन का सिद्धांत था, और पृथक्करणीयता का सिद्धांत, और आए अधित्याग। कोई अपनी मर्जी से मौलिक अधिकार जो संविधान ने दिए हैं उसका त्याग नहीं कर सकता। सालो ये कैसा पढ़ाई कर रहे हो रे कि कल हो और आज भूल जाओ? लिख लिख के तगड़ा करो क्लास के साथ, है ना। ठीक, ये 13 क्या हो गया? 14 हाँ, और शॉर्ट में क्या बोलोगे? समानता का अधिकार। ठीक। 15 रुको, 5 आधार पहले बताओ। धर्म, के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये 15 है। 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। किन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? वही है। ठीक। लेकिन इसी 16 में आरक्षण, सरकारी नियोजनों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 16 क्लॉज 4, 16(4) में है। ठीक। मूल पे जा रहा हूं ना रिवीजन मोड में। 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक, ये हो गया समानता का अधिकार के तहत। अब आएगा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। कितने अनुच्छेद मिलेंगे आपको? 19 से 22 तक। फिर 19 क्या है? 19 के तहत कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं आपको? 6 प्रकार के अधिकार। एक क्रम से बताओ। सबसे पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) का, फिर 19(1) ख सम्मेलन, 19(1) ग संघ सहकारी समिति बनाने की, 19(1) क ख ग घ संचलन की स्वतंत्रता,
19 एक अंगा निवास की स्वतंत्रता। 19 एक च संपत्ति का अधिकार जो कि वर्तमान में नहीं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार? ठीक। 19 एक छ आजीविका। ये 19 के तहत इस प्रकार के। अच्छा, क्या ये जो अनुच्छेद 19 के तहत ये जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार संविधान ने आपको दिए हैं, क्या ये असीमित हैं? ये सीमित है, असीमित नहीं है, है ना? सीमित है। संविधान ने इसकी सीमा तय की है। क्या संविधान में इसकी सीमाओं का प्रावधान है? है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो है इसका जो निर्बंधन है, ये कौन से अनुच्छेद में? 19 क्लॉज 2। और वो क्या क्या आधार हैं? पहला, भारत की सुरक्षा अखंडता। दूसरा, लोक व्यवस्था। तीसरा, हाँ, संबंधों के आधार पर। चौथा, सदाचार शिष्टाचार। पांचवा, अपराध उद्दीपन आखिरी में है, एक और है। हाँ, वही है, हो गया। अच्छा, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का निर्बंधन कहाँ है? 19(3) में। क्या क्या आधार है? 2 है, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। दूसरा, लोक व्यवस्था एवं यातायात नियंत्रण। ठीक। फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसका निर्बंधन क्लॉज 4, 19 क्लॉज 4। क्या क्या है? सेम है, यातायात नहीं रहेगा, बस सेम है, यातायात नहीं रहेगा, है ना? हाँ। अच्छा, उसके बाद संचरण करने के लिए निर्बंधन 19(5). क्या क्या है? साधारण जनता के हित में और आदिवासी ST के हित में 2 है। ठीक। फिर जो निवास करने की स्वतंत्रता, इसका निर्बंधन 5 में सेम है। ओके। आखिरी वाला आजीविका है, इसका निर्बंधन क्लॉज 6। क्या क्या है? साधारण हित, साधारण जनता के हित और वही सब, बस एक ही है। और उसके बाद वो सारे क्लॉज हैं कि राज्य लाइसेंसिंग कर सकती है, तकनीकी नौकरियों के लिए विशेष योग्यता निर्धारित कर सकती है, वही सब। ठीक है। ये 19। 20 क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। इस 20 के तहत 3 अवधारणाएं आपने देखी। पहला, बूचलक्षी डांडिक विधियों से संरक्षण। दूसरा, दोहरे दंड से। तीसरा, अपने ही विरुद्ध गवाही या स्व अभिशंसन से संरक्षण। स्व अभिशंसन मतलब अपने विरुद्ध गवाही देना। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ आते हैं। जैसे कि कहा गया कि कोई भी दांडिक विधि आई, कोई भी दांडिक विधि आई, पीछे क्यों चला गया? अच्छा, ये तो भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, तो ये दांडिक विधियां हैं, ये बैक डेट से लागू नहीं हो सकती। लेकिन क्या कोई भी ऐसी विधि नहीं है जो बैक डेट से लागू हो सके? हो सकती है। कर संबंधी विधियां, टैक्स लॉस, है ना? कर संबंधी विधियां जो होती हैं उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। इसको ऐसे समझो, मान लो कि आज जो हमारा टैक्स लॉ है उसके लूप होल का फायदा उठाकर आज मान लो किसी ने स्टॉक एक्सचेंज से 1 लाख करोड़ का घपला कर लिया, है ना? टैक्स, पूरे टैक्स लॉ को एकदम बारीकी से अध्ययन करके उसकी जो लूप होल है उसका फ़ायदा उठाकर उसने कर लिया। अब चाह कर भी सबको पता हो गया कि 1 लाख का घपला इसने किया है, लेकिन सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो अब भैया के 1 लाख करोड़ बहुत बड़ी राशि, अब आज किया है और आज के जो लॉ था उसके हिसाब से वो बच निकल रहा है, सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो फिर सरकार क्या करेगी? उस विधि में जहाँ जिसका जिसका फ़ायदा उठाया था उस विधि को संशोधन करके नया विधि बना सकती है, और जब से उसने घपला किया पिछले बैक डेट से लागू कर सकती है, धर लेंगे उसको फिर, है ना?
लेकिन दांडिक विधियां भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होती। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है नागरिक सिविल तथा कर कानून भूतकाल प्रभाव हाँ लागू किए जा सकते हैं। सिविल लॉ जमीन कब्जा लो, ये सब सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ नहीं, सिविल लॉ और कर कानून ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जा सकते हैं। ये हो गया। आइए अनुच्छेद 21। जैसे कोई मर्डर के लिए दंड पा रहे हैं और उस बीच और कोई अपराध करते हैं तो जैसे फिर हाँ उसके लिए अलग से सजा मिलेगा उसको। जैसे आजीवन कारावास पहले से काट रहे हैं, हाँ बीच और मर्डर कर देते हैं जैसे। अब आजीवन कारावास का मरते दम तक तो रहना ही है और उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ ऐसा होता है, पता है उधर ब्रिटेन में ऐसा होता है कि जो उसके बहुत सारे अपराधों के लिए ना सज़ा जोड़ी जाती है, तो किसी को सज़ा मिला 150 साल का, हाँ 200 साल का सज़ा ऐसा मिलता है जोड़ के, है ना। तो आजीवन कारावास में हाँ मतलब वही हो जाना है, लेकिन हमारे यहाँ वैसा नहीं होता है। अब मान लो आजीवन कारावास है, फिर उसने कुछ ऐसा क्राइम किया जिसमें सिद्ध हो गया मृत्यु दंड, तो मृत्यु दंड मिलेगा उसको, बड़ा वाला सजा मिलेगा। ठीक, आओ। अच्छा एक और चीज़ मैं भूल गया, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकार माने गए हैं। नंबर 1 प्रेस की स्वतंत्रता। ना रुको वह साला दूसरा बोलूं तभी बोलो। दूसरा राष्ट्रीय झंडा फहराने की स्वतंत्रता। तीसरा 3 बताया था ना, 3 इंपॉर्टेंट पहले, शांति का अधिकार, ये 3 हो गया। अब अन्य 3 में फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार भी है लेकिन हड़ताल का नहीं है, और एक और सरकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, अब इधर आओ। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, अब देखो यहाँ कुछ है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आपको एक मौलिक अधिकार प्राप्त है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अब भैया जीवन जीने का अधिकार आपको प्राप्त है। नहीं आ रहा? फैन ऑफ करके रखें। हाँ हाँ, आपको मौलिक अधिकार है, कोई आपका प्राण और ऐसे ही नहीं छीन सकता। लेकिन कोई जहाँ चलते जो है आपका चाकू रेत के चला जाए और आपका अधिकार छीन ले, तो फिर वो अपराध सिद्ध हो जाएगा और उसको सजा होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अब पता चला कोर्ट ने किसी फांसी की सजा दी, बोला मोरा अनुच्छेद 21 के हनन होते, बोला जीवन जीने का अधिकार है, तो इसीलिए लिख दिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही आपके प्राण हरे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। भैया आपने अपराध किया, कोर्ट ने आपको मृत्युदंड की सजा दी है, तो आप वहाँ ये क्लेम नहीं कर पाओगे। अब हुआ देखो, अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा कार्यकारी तथा विधायिका की क्रिया दोनों के विरुद्ध प्रदान करता है। यह सुरक्षा, ये जो अनुच्छेद 21 के तहत जो सुरक्षा अब मिलती है, ये कार्यकारी तथा विधायिका के क्रिया दोनों के विरुद्ध प्रदान करता है। कार्यकारी जानते हो, विधायिका तो जानते हो जो विधि बनाती है, केंद्र में संसद बनाती है, राज्य में राज्य विधानमंडल बनाती है। कार्यकारी जो इन विधियों को लागू करता है, केंद्र ने जो लॉ बनाया उसको लागू करने वाले केंद्रीय कार्यकारी, राज्य ने जो विधि बनाई उसको लागू करने वाले राज्य के कार्यकारी। इसमें मंत्री यही सब आते हैं, यही आदेश पारित करते हैं ना उन विधियों को लागू करवाने के लिए। और सबसे निचले स्तर पर आपके अफसर आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, है ना। अब देखिए आप, मेनका गांधी व भारत संघ केस, मेनका गांधी जानते हो, है ना? नहीं जानते मेनका गांधी को? अच्छा, सोनिया गांधी को जानते हैं? सोनिया गांधी की जेठानी, सोनिया गांधी के जेठानी, संजय गांधी, राजीव गांधी के बड़े भाई संजय गांधी की वाइफ, है ना, जेठानी। तो मेनका गांधी का एक केस चला भारत संघ के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में। इसी केस की सुनवाई के दौरान
इन अधिकारों को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। देखो संविधान में नहीं दिया है ये, संविधान में तो यही है, लेकिन मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने फलाना अधिकारों को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है ना। हाँ, ये पागल, अब वो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपको न सिर्फ जीवन जीने का अधिकार है बल्कि गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है ना। जी तो देख रहे हो अब जानवर भी रहे, लेकिन चूंकि हम मनुष्य हैं तो हमें गरिमा के साथ है। ऐसा नहीं है रोज आपको कोई ठोक पीट के चला जा रहा है और रोज आपको बेइज्जत कर रहा है और आप जो है जी रहे हो बस एकदम शर्मसार जिंदगी जी रहे हो, ऐसा नहीं। गरिमामय जीवन जीने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार, न सिर्फ जीने का अधिकार बल्कि गरिमामय जीवन जीने का माना है। गोपनीयता का अधिकार, ठीक, भोजन का अधिकार, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, आप मनुष्य हो तो आपको भोजन का अधिकार है भैया। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये भी आपका अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का। विदेश यात्रा का अधिकार, ये बार बार पूछा गया है। विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? 21 के तहत, ठीक। सूचना का अधिकार, आरटीआई, सूचना का अधिकार आरटीआई। देर से तथा सबके सामने फांसी के विरुद्ध का अधिकार, आए देर से नहीं है रे, सबके सामने फांसी के विरुद्ध, ये कहीं और है, कहीं और से आगे साला। सबके सामने फांसी के विरुद्ध अधिकार, ओपन फांसी नहीं दी जा सकती आपको भारत में, है ना। अगर फांसी की सजा मिली तो भैया वो जेल के अंदर वो गुप्त तरीके से दिया जाए, ओपन, जैसे अरब में होता है वैसे यहाँ ओपन फांसी का। तो कोई भी अगर किसी को ऐसा किया जाए तो बोल देगा वे मोर मौलिक अधिकार है, अंदर में लटका है ना। निशुल्क, शुल्क कानूनी सहायता, बताओ अर्थ का अनर्थ कर दे रही है। निशुल्क है ना, ये है निशुल्क, निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। अब ये बहुत सारा है, इसमें जो एकदम आपको याद रखना है, जो हमेशा याद रखना है, एक तो ये याद रखना है ना, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, भोजन का अधिकार, और ये सब तो पकड़ ही लोगे, आरटीआई और सब याद रखना सब। सर ये सब दूसरे आर्टिकल्स में भी तो है ना, जैसे कि सूचना का अधिकार 19(1) का है, भोजन का अधिकार 47 में, तो वो सब पूछना तो कैसे है? देखो आरटीआई अगर पूछेगा ना, सरकार कुछ क्या कर रही है वो गतिविधि जानने का अधिकार, वहाँ पे ऐसे ही लेना। आरटीआई पूछे तो यहाँ लेना 21 में। और जैसे निःशुल्क कानूनी सहायता वो भाई वो भाग 4 में भी है, लेकिन मौलिक अधिकार में पूछेगा तो 19-21 के तहत इसको मौलिक अधिकार माना है ना। ये वहाँ भी है, यहाँ भी है ना, भाग 4 में भी है, 39 दी है, हाँ 39A कैपिटल ए वहाँ है, ये भाग 4 में है और यहाँ भी है। ओए इधर ध्यान दो रे, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार भाग 3 में भी है, भाग 4 में भी है। आपको प्रश्न के अनुसार समझना होगा। अगर उसने पूछा कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है, तो 21 के तहत, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, ठीक। तो देखिए अनुच्छेद, मेनका गांधी, कौन सा केस रिलेटेड है इससे? मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत कुछ अन्य मौलिक अधिकार माने हैं। एक, गोपनीयता का अधिकार, दूसरा भोजन का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये नहीं पूछेगा आपसे, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। एक बार और देखो, अनुच्छेद 21 के तहत अन्य अधिकार, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, नंबर 1 गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, नंबर 2 गोपनीयता का अधिकार, नंबर 3 भोजन का अधिकार। नंबर 1 गोपनीयता, नंबर 1 जीवन, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, नंबर 2 गोपनीयता का अधिकार, नंबर 3 भोजन का अधिकार। नंबर 1 गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5
5 नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, आखिरी में निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। याद रहना चाहिए, अनुच्छेद 21 के तहत ये माने गए। और ओपन फांसी वाला याद रहेगा तुमको, है ना, क्योंकि गरिमा में मौत का भी हक है उसको। पब्लिक हैंगिंग इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। आ जाओ, ये केस और इम्पोर्टेंट है। ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना 2017 में पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ केस, पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ केस, है ना। पुट्टा स्वामी एक व्यक्ति जिसने भारत सरकार के विरुद्ध केस किया था, उसकी सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपसे पूछे 9 न्यायाधीशों की पीठ थी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मौलिक अनुच्छेद 21 के तहत किसे मौलिक अधिकार माना, किसे माना, निजता का अधिकार, ये राइट टू प्राइवेसी, है ना। अनुच्छेद 21 के तहत एक और मौलिक अधिकार माना गया है 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुट्टा स्वामी केस में, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ठीक, राइट टू प्राइवेसी, ये मतलब आपको प्राइवेसी का अधिकार है। ठीक है, वो बात अलग है कि तुम लोगों ने देखा होगा कि पुलिस वाले जो है बहुत बार जब एक युवक और एक युवती किसी तरह इस प्राइवेसी में रहते हैं तो पुलिस वाले जो है उस स्थिति का लाभ उठाकर उनको प्रताड़ित करते हैं ना। ठीक, ऐसा होता है ना। अब मैं जो जानकारी दे रहा हूँ तुम्हारी जागरूकता के लिए दे रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करोगे तो अगर मान लो मुझे मालूम चल गया तो तुम्हारे माँ बाप को लेकर मैं खुद आ जाऊंगा। फिर वहाँ तुम्हारा पुलिस वाला तो अगर शोषण करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हो, माँ बाप के विरुद्ध नहीं कर पाओगे। वो रोड में ढुलंग के ऐसे रगड़ के मारेंगे, वो उनका अपना अधिकार है। ठीक, यदि बालिग है तो उन्हें राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है। वो किसी होटल में गए हैं, अब वो खाने गए हैं कि नफरत करने गए हैं, ये उनका अपना विचार है। अगर ऐसी स्थिति में कोई पुलिस वाला जो है आपको पकड़ ले और आपको परेशान करने की कोशिश करे तो उस समय की स्थिति में बता दे रहा हूँ आपका जागरूकता और आपका अधिकार कैसे काम आएगा। एक तो डरो मत, पहली बात, पुलिस वाले डराते उसको हैं जो डरते हैं। ठीक, दूसरी बात, वहाँ पर सीधे दमदारी से बोल दो तुम्हारा क्या काम है यहाँ। अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत जानता है कि नहीं जानता कि तेरे को समझाऊं। 2017 पुट्टा स्वामी केस, निजता का अधिकार है मुझे, मेरा मौलिक अधिकार है, रगड़ दूंगा सुप्रीम कोर्ट तक, है ना। ये वर्दी सब भूल जाएगा तो चुपचाप निकल अपना काम कर, ठीक है। लेकिन इस अधिकार का जो मैंने बताया है इसका गलत इस्तेमाल नहीं करने का ना, क्योंकि तुम शायद पुलिस वाले से बच जाओ, माँ बाप से नहीं बच पाओगे, क्योंकि वो भले कुछ नहीं करेगा, आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, लेकिन बता दे रहा हूँ एन केन प्रकार तुम्हारी सूचना इकट्ठा करेगा, तुम्हारे घर में जरूर बताएगा, ये पक्का है। वो तुम्हारे घर में बताएगा और फिर लड़की लड़का दोनों जो है पकड़े जाओगे और उसके बाद क्या होता है जानते हो। ठीक, अब देखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण केस, मतलब ये जो है आपके 5% अचानक भयानक क्षेत्र में आएगा, है ना, जहां से प्रश्न आने की संभावना कभी कभार ही होती है। पी रथनाम केस, आत्महत्या को मौलिक अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने। इस केस में आत्महत्या को भी मौलिक अधिकार माना, है ना, आत्महत्या को भी माना। शान कौर केस,
आत्महत्या को मूल अधिकार नहीं स्वीकारा। फिर एक और केस आगे सामने आया तो अपने ही पूर्व में दिए गए निर्णय को बदल दिया, बोला कि आत्महत्या मौलिक अधिकार नहीं। ठीक। 2011 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अरुणा शानबाग केस, मतलब इस 5% में अगर कोई है इंपॉर्टेंट तो ये है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अधिकार माना सुप्रीम कोर्ट ने। 2011 में अरुणा शानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अधिकार माना। वो सुने हो ना, कोई कोमा में चला गया है, उसके बचने का कोई वो नहीं, डॉक्टर ने उसको वो बोल रहा है कि ब्रेन डेड है, बस इसके जीवित है, तो ऐसी अवस्था में उसके परिवार और ये सब जो है इच्छा मृत्यु का मांग सकते हैं और फिर वही साइलेंट इंजेक्शन देकर सुला दिया जाएगा। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार माना है 2011 में, किस केस में? अरुणा शानबाग केस में। अचानक भयानक क्षेत्र है, ये पीएससी का क्षेत्र है, व्यापक नहीं है। आइए, अनुच्छेद 21 का, अब जैसे ही ऐसा कोई अलग से क ख आता है, देखो अनुच्छेद 19 का जो हम देख रहे थे वो क्लॉज का क है ना, ये मेन आर्टिकल का क है, ये मेन क्लॉज है, ये सब क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। ठीक। 21 और लिखा हुआ है क, और ये अंग्रेजी में ये होता है 21 कैपिटल ए, है ना, इसमें और इसमें अंतर है, ध्यान देना, अंतर है ना, ये सब क्लॉज का क है और ये मेन क्लॉज का। ठीक। ओके। 21 का, इसका मतलब ये है कि मूल संविधान में नहीं होगा ये। 21 भाई 20 के बाद 21 आता है, 21 आता है, 21 के बाद 22 आता है, तो 21 का बीच में जोड़ा गया होगा, तो भैया एक संविधान संशोधन इससे रिलेटेड होगा। और है, याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 21 का किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसमें जोड़ा गया। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। ठीक, ये 21 का में क्या जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। याद रहे, 21 का में क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क। अच्छा, अब देखो, अब इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ। ये जो लाइन है ना, ये पहले से संविधान में थी, भाग 4 में, अनुच्छेद 45 में। देखो, ये पहले से था ना, ये अनुच्छेद 45 में राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रयास करेगा। भाग 3 और 4 में अंतर बताया था मैंने आपको। भाग 3 राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है आपको, यदि इसका हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। भाग 4 में जो निदेशक हैं वो राज्य के मर्जी के ऊपर छोड़ दिए गए हैं, राज्य चाहे तो शामिल करे अपनी नीतियों में, वरना ना करे। अगर राज्य ऐसा नहीं करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक, यही अंतर था ना भाग 3 और 4 में। लेकिन भाग 4 में एक ऐसा भी था, 2 तरीके हैं कि भाग 4 के प्रावधानों को बाध्यकारी किया जा सकता है राज्यों पर। एक तो संसद या उस पर विधि बना दे तो बाध्यकारी हो जाएगा, या फिर उसको भाग 3 में भी डाल दिया जाए मौलिक अधिकार में तो बाध्यकारी हो जाएगा। अब इसको बाध्यकारी कैसे बनाया गया? इसको बाध्यकारी ऐसे बनाया गया कि इस विषय वस्तु में थोड़ा सा संशोधन किया। 6 वर्ष तक के बच्चे यहाँ दिखा हुआ है, यहाँ क्या किया? 6 से 14 किया और 21 का में डाल दिया। 6 से 14 करके 21 का में डाल दिया। इस प्रकार से अब ये मौलिक अधिकार बन गया ना। अच्छा, अब एक बच्चे को अधिकार दे दिया, मौलिक अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक अधिकार दे दिया, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, है ना। हमारे यहाँ तो लोग जो है ग्रेजुएट हो जाते हैं तो भी पिछवाड़ा धोने नहीं सीख पाते हैं, बता रहा हूँ, नाम के ग्रेजुएट होते हैं हमारे यहाँ, है ना। वहाँ 6 से 14 वर्ष का बच्चा जाके बोलेगा मोर मौलिक अधिकार है, बोला दे, वो कैसे बोलेगा? है, उसको पता है क्या कुछ जाके मौलिक अधिकार मांगेगा अपना? तो इसीलिए इसी संविधान संशोधन में एक कुछ और थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको भाग 4 क में भी डाला गया। भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार, भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 का है मूल कर्तव्य। कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्य बोल लो या मौलिक कर्तव्य। संविधान ने न सिर्फ आपको कुछ अधिकार दिए हैं भाग 3 के माध्यम से, बल्कि भाग 4 क के माध्यम से कुछ कर्तव्य भी तय किए हैं आप लोगों के लिए।
संविधान और देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी तय किए। तो एक बच्चा तो अपना मौलिक अधिकार मांग नहीं सकता, जाके मौला अनिवार्य शिक्षा दो। तो फिर अनुच्छेद 51 का इस मौलिक कर्तव्य वाला सेक्शन है ये, इसमें ये जोड़ा गया प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करवाए। अब वो हमारा कर्तव्य हो गया, नागरिक। उसको कहीं दिखता है, कोई बच्चा दिखता है इस उम्र का और देखता है कि वो आवारागर्दी कर रहा है या स्टेशन में सुलोशन सुन के मज़ा ले रहा है। देखे होगे स्टेशन के बच्चे हमेशा कपड़ा पकड़े रहते हैं, हाथ में कपड़ा रहेगा, मुंह में लगाएंगे, नाक में लगाएंगे। वो सुलोशन होता है, बहुत खतरनाक नशा करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सूखा नशा, है ना, जैसे गांजा होता है। ये सब सूखे नशे हैं और ये बहुत इतना खतरनाक है कि 8-10 साल, एक तो उतनी छोटी सी उम्र में करते हैं नशा, 8-10 साल में मर जाएंगे वहीं बिलबिला के, और कौन खबर लेता है, अनाथ है ना। लेकिन तुम उसको जाकर तुम लोग समझाने की चेष्टा मत करना, है ना। बता देता हूँ कि तुम लोग सोचो कि हम अनुच्छेद 21 पढ़ा है, संविधान ने हमको कर्तव्य दिया है, हमें जाकर तुम पता है वो इस तरह की प्रवृत्ति में रहें, इस तरह के वातावरण में रहें कि उनको तुम समझाने जाओगे ना, पता चला ब्लेड रखा है, निकाल के हट साला मेरे को सिखाने है ना। तो अकेले तुम लोगों के बस का बात नहीं है। वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हो चुके होते हैं उस वातावरण में रहते हुए, है ना। वो कोई कोताही नहीं करेंगे तुमको गरियाने में, है ना, या फिर कुछ पता चले ईंटें उठा के मार दिया, तो नशे में रहते हैं, एक तो दूसरा हम नशे में रहते हैं, है ना। तो ऐसा खतरनाक प्रयास नहीं करना, ठीक। तो ये बात समझे आप। पहले से संविधान के भाग 4 के 45 में एक प्रावधान था, क्या था, 6 वर्ष तक के बच्चों, 45 में क्या है, 6 वर्ष तक के बच्चों को उचित देखभाल और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। अब निर्माणकर्ताओं ने कहा कि भैया इसको मौलिक अधिकार भी बनाया जाए, है ना। तो उन्होंने 86वां संविधान संशोधन किया, 45 के विषय वस्तु को थोड़ा सा बदला, क्या किया, 6 से 14 किया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना दिया। किसके तहत, 21 का के तहत बना दिया। और अब बच्चों को अधिकार दे दिया तो अब बच्चे अधिकार में कैसे मांग पाएंगे। तो फिर उसी संविधान संशोधन द्वारा 51 का में जोड़ा गया, 51 का में जोड़ा गया 11वां कर्तव्य। आप पढ़ोगे आगे चलकर, इससे पहले 10 कर्तव्य निर्धारित थे, ये इसको मिलाकर 11वां कर्तव्य निर्धारित किया गया भाग 4 का में, ठीक। क्या था, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करवाए। क्लियर है अभी, कोई शंका है। शशिकला नहीं है, और कौन हो, कैसे बने हाँ, ये क्लियर है ना। 21 का से रिलेटेड ये चीजें आपको याद रखनी। 21 का से कौन सा संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है, 86वां संविधान संशोधन, ईयर भी याद रखना, ईयर भी 2002, है ना। तो इस संविधान 21 का की विषय वस्तु क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक। अच्छा, फिर इसी चीज को, ये चीज थोड़ा सा भिन्न रूप में 2 जगह और शामिल है, एक अनुच्छेद 45 में, लेकिन 45 की विषय वस्तु क्या है, 6 वर्ष तक के बच्चों को उचित देखभाल एवं अनिवार्य शिक्षा। और इसी थोड़ा परिवर्तन के साथ 51 का में है, ये क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, नागरिकों का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाए, करे नहीं करवाए, लेके जाए, मतलब एडमिशन दिला दे, ये भैया देखो बच्चा है, इस उम्र का बच्चा है, इसको अनिवार्य शिक्षा, इसका मौलिक अधिकार है, दीजिए आप। देखना उनका फ्री में एडमिशन होगा, फ्री में रहने की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन वो उनमें से 90% बच्चे एक आध महीने में ही वहाँ के उसके मार पीट के वहाँ से भाग निकलेंगे, अगर स्टेशन वाले बच्चे लेके गए। हाँ बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो बोले साला सोल्यूशन दे मेरे को, है ना, नहीं देगा तो मार पीट के भाग जाएगा, ठीक है। इसके लिए मतलब ये किया जा सकता है, ये एक बहुत अच्छा कार्य होगा, किया जा सकता है, लेकिन आप लोग अकेले हीरोपंती ही करने का
फिर आप लोग फिर मतलब उचित लोगों का एक ग्रुप बना सकते हो, मान लो कभी फ्री टाइम हुआ है ना, उचित बच्चों का एनजीओ की सहायता ले सकते हो और फिर ये कार्य कर सकते हो। अकेले करोगे तो खतरा है उसमें। नदियों को संवैधानिक स्थिति, एक और फैक्ट है, अचानक भयानक वाला फैक्ट, केबीसी वाला फैक्ट, क्या उसी जगह आता है ये। उत्तराखंड सरकार ने गंगा और यमुना को विधायी व्यक्ति की उच्च न्यायालय की तरह मानते हुए संवैधानिक दर्जा दिया है ना। क्या व्यक्ति, विधायी व्यक्ति, विधि व्यक्ति मतलब विधायी है ना, विधायी क्या लिखा है तुम्हारे नोट्स में, व्यक्ति की उच्च न्यायालय की तरह, अरे यार व्यक्ति की तरह उच्च न्यायालय ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त, कैसे उल्टा पुल्टा कर दिए। देखो गंगा और यमुना को, है ना, गंगा और यमुना को व्यक्ति की तरह, एक व्यक्ति की तरह मानते हुए उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने, कहा के हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड, संवैधानिक दर्जा दिया। लटके झटके केबीसी वाला क्वेश्चन है हमारे परीक्षा में, मतलब उत्तराखंड में पीएससी में आ सकता है, उधर आ सकता है, इधर संभावना इसकी कम है। सुधरवाना पड़ेगा बहुत, ये थोड़ा सुधारो तो उसको बीना को देना, कहाँ कहाँ गड़बड़ी सुधारे हो। अब देखो यथोचित विधि प्रक्रिया एक कंसेप्ट है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक कंसेप्ट है। ये भी किसके तहत आ रहा है, अनुच्छेद 21 के तहत ये दो अवधारणाएं सामने आ रही हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई, ब्रिटेन, हाँ जापान, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जापान, ये भी गलत है, जापान। और यथोचित विधि प्रक्रिया ये कहाँ से, अमेरिका से। संसद द्वारा पारित विधियों का औचित्य निर्धारण करने की शक्ति न्यायपालिका को नहीं है। समझाता हूं, यह केवल कार्यकारी क्रिया के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, देखो इसको, ये बड़ा टिपिकल होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा। आया है किसी को, आए कहा है, संसद जैसे कोई नियम बना रहा है उसको, तो सुप्रीम कोर्ट उसको पे कोई रोक लगा नहीं सकता, उसके हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ। चीज़ ये है कि अगर उससे कुछ किसी का संवैधानिक मूल्यों का अगर हनन होता है तो उस पर देख सकते हो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो मूल है वो क्या है, ये देखो इधर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अरे सालों एक तो पानी गिरा, साला 4 लोग भिड़े हुए, एक तो पानी नहीं, एक पानी का बोतल गिरा है ना, एक पानी का भी, वो भी गलत है, पानी का एक बोतल गिरा है ना, शुद्ध ये हुआ। हाँ तो देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की एक विशेषता ये होती है कि भैया विधि बनाना किसका कार्य है, विधायिका का। तो उस पे जो न्यायपालिका है उसकी शक्ति नहीं है कि वो वहाँ हस्तक्षेप करे। विधि बनाने की शक्ति, भारत में जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन 3 रूप में आपको देखने को मिलता है, एक विधायिका, एक कार्यकारी शक्ति और एक न्यायपालिका। जो भारत में आपको शक्तियां देखने को मिलेंगी वो प्रमुख रूप से 3, एक तो विधायी शक्ति, एक कार्यपालिक शक्ति और एक न्यायपालिक शक्ति। न्यायपालिक शक्ति, इसको देखो, विधायी शक्ति यहाँ 2, एक तो केंद्र को है विधायी शक्ति, अरे क्या कर रहे हो रे, अब केंद्र की ओर से कौन बनाता है, संसद, और राज्य को भी है विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल बनाता है ना। इनका काम है, संविधान ने क्या किया, क्लियर विभाजन कर दिया, भैया ये विधायी शक्ति है, ये कार्यपालिक है और ये न्यायपालिक है ना। इनका काम, संविधान ने विधि बनाने की शक्ति इनको दे रखी है, केंद्र पूरे भारत के लिए विधि बनाएगा, संसद, और राज्यों को भी विधि बनाने की शक्ति दी गई है उस विधानमंडल को। अब ये जो विधि बनाया
केंद्रीय विधायिका ने जिसे हम संसद कहते हैं, इसने विधि बनाया पूरे केंद्र के लिए, पूरे भारत के लिए। इसको लागू करवाने के लिए एक केंद्रीय कार्यपालिका भी होती, केंद्रीय कार्यपालिका। तुम सालों उधर का पूरा वो चेंज करना पड़ेगा, मेरे को लगता है उधर के सब उठा के यहाँ बैठाना पड़ेगा, कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। और है ना, इसको मैं किसी दिन रगड़ता हूँ, ये देखता मैं जरा से मुद्दे से इधर उधर जाता हूँ, तुरंत साला एकदम सीरियस बनकर टोकता है मेरे को, ये किसी दिन रगड़ने वाला हूँ। केंद्रीय कार्यपालिका, और यहाँ राज्य जो विधि बनाएगी उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी है राज्य कार्यपालिका की। ठीक, तो सबका जो है संविधान ने भूमिका तय कर रखा है। इनका काम है विधि बनाना, यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इनका काम है लागू करवाना। केंद्रीय विधायिका ने जो कानून बनाया उसको देश भर में लागू करवाने की जिम्मेदारी केंद्रीय कार्यपालिका की। ये मंत्री, राष्ट्रपति, ये सब इसी में होते हैं, ये आदेश पारित करते हैं इस कानून को प्रभावी करने के लिए। ठीक, वैसे ही राज्य में होता है, विधायिका ने कानून बनाया, छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने कानून बनाया और उसको कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी राज्य की कार्यपालिका की। इसमें कौन कौन शामिल होगा? राज्यपाल भी शामिल होता है, मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, अन्य मंत्री भी शामिल होते हैं, और सबसे निचले स्तर पे आप जिला स्तर पे देखोगे IAS IPS भी शामिल होते हैं, है ना। ये भी कार्यपालिका के ही अंग हैं, लेकिन वो राजनीतिक स्तर से अलग हो गए, है ना, प्रशासनिक हो गए वो। ठीक, अच्छा, ये शासन के अंग हो गए और वो प्रशासन के अंग हो गए। लेकिन नीचे स्तर तक, जिले स्तर तक ये अधिकारी ही, ये जिला स्तर तक, भाई इनके जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जो विधि बनी है पूरे राज्य में लागू करवाना। लेकिन अब ये आदेश पारित करेगा, अब पूरे जिला स्तर पे लागू करवाना, फिर आदेश जाएगा जिला स्तर तक, फिर उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी उस जिले के IAS की होगी, तो वो प्रशासनिक अधिकारी हो गया। ठीक, और ये शासकीय अधिकारी है, अधिकारी नहीं है, ये शासकीय कर्मचारी हैं, बोल लो, अधिकारी नहीं है, है ना, जनता के सेवक कहने के लिए। अब ये न्यायपालिका देखो, न्यायपालिका को सबसे अलग रखा गया है। इसमें तो इंटरलिंकेज भी है, इसमें इंटरलिंकेज है। कैसे है कि मान लो एक सांसद है, वो मंत्री भी है, तो विधायिका का भी अंग है वो, और मंत्री बन गया तो कार्यपालिका का भी अंग है। लेकिन ये बिल्कुल अलग है ना। इनका काम है न्याय करना में, लेकिन मैंने आपको बताया था सर, इसमें न्यायपालिका में भाई निचले स्तर का कोई मतलब नहीं। SC और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों को एक शक्ति प्राप्त है न्यायिक समीक्षा की। क्या शक्ति प्राप्त है? न्यायिक, बताया था कल, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन, ये बताया था। इसके तहत मैंने आपको बताया था ना कि मान लो विधायिका ने कोई विधि बनाई, कार्यपालिका ने उसे लागू करवाने के लिए कोई आदेश जारी किया, तो इस न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उन आदेशों और उन विधियों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं, है ना। जांच करेंगे कि भैया ये जो विधि बनी है ये संविधान के अनुरूप है कि नहीं, ये जो आदेश पारित हुआ ये संविधान के अनुरूप है कि नहीं। और यदि जांच में पाया कि ये फलाना विधि और फलाना कार्यकारी आदेश संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हैं, तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन विधियों को, उन कार्यकारी आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर उसे शून्य घोषित कर देंगे, रद्द कर देंगे, वो प्रभावी नहीं होगा। कल बताया था, अभी समझे ये भेद, है ना। ये इंटरलिंकेज आपको लगेगा, लेकिन ये अलग है बिल्कुल। लेकिन ये दोनों में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन कब जब उसे संवैधानिकता की जांच करनी होगी। तुमने जो विधि बनाई है, जो तुमने कार्यकारी आदेश पारित किए हैं, वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं। लेकिन न्यायपालिका ये नहीं बोल सकती विधायिका को, अरे भैया फलाना कानून बनाओ, फलाना वो करो, सुझाव दे सकती है। वो काम, विधि बनाने का काम विधायिका का ही है, स्वतंत्र है ये उसके लिए, है ना। कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, फलाना विधि क्यों बना रहा है, ये नहीं, ये बना, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो इनका कार्य है, संविधान ने वो शक्ति इन्हें दे रखी, वही है उसका अर्थ। क्लियर है?
ठीक। गोपालन केस 1950 अनुच्छेद 21 के संबंध में, ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा है? गोपालन केस 1950 में। आपके पीएससी में इसकी भी संभावना 5% ही है। इधर आ जाओ। यथोचित विधि प्रक्रिया अमेरिका से लिया, या विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होता है तो न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अब देखो यथोचित विधि प्रक्रिया में क्या होता है कि यदि विधायिका ने कोई ऐसी विधि बनाई है अमेरिका से, न्याय के विरुद्ध होता है, प्राकृतिक न्याय है ना, नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध यदि होगा तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अंश आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ क्या देखने को मिलेगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधायिका विधि बनाने के मामले में सर्वोच्च है, उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत न्यायपालिका तब हस्तक्षेप कर सकती है जब ऐसा लगे कि विधि व कार्यकारी आदेश दोनों संविधान के विरुद्ध जा रहा हो। यहाँ किसकी बात हो रही? केवल ठीक। अनुच्छेद 21 कार्यकारी तथा विधायिका क्रिया दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। एक फैक्ट है, मेनका गांधी केस 1978। मेनका गांधी 1978 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यकारी तथा विधायिका क्रिया दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है। मतलब अनुच्छेद 21 में जो आपका जो मौलिक अधिकार है वो विधायिका भी आपके कोई विधि बनाकर उस अधिकार को नहीं छीन सकती, और कार्यकारी भी कोई आदेश बनाकर उस आपके अधिकार को नहीं छीन सकती। ये है इसका अर्थ। अनुच्छेद 22। कतने टाइम हो गए? सेल नहीं मिला? सेल आओ, रुक जा भाई, इसको खत्म करो। अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध नहीं, निरोध है ये। अरे ये अपने दिमाग क्यों लगा लेती है? उसको लगा होगा विरोध होना चाहिए, ये नहीं भाई, निरोध ही है। लेकिन उसका अर्थ अलग है, जैसा तुम लोग समझ रहे हो वो नहीं है। मुझे मालूम है कि बाकी जगह साले समझो ना समझो ऐसी चीजें तुरंत समझते हो। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, हेडिंग यही आपको याद रखना है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, या याद रखने के लिए गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, बस। उधर क्या था? दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 कंफ्यूज यही हो सकते हो आप 20 और 22 में। उधर दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण और ये गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। व्यक्ति जो साधारण कानून दंड विधि के तहत हिरासत में लिए जाते हैं, देखो भाई अब किसकी बात हो रही? जो गिरफ्तार कर लिए गए उनको भी संविधान ने अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकार दिया है। ठीक है, जैसे भाई किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, ये भी आपके जागरूकता का विषय है, हालांकि तुम लोग उनसे मत उलझो तो ज़्यादा अच्छा है ना। अभी मेरा मालवीय नगर में, वो मुझे मालूम है वो कोई षड्यंत्र ही है। एक तो साला कर्जा वर्जा लेके उस समय में जब परेशानी चल रही थी पूरा वो लगवाया, मैं फ्लैक्स बोर्ड लगाया, केवल मेरा बोर्ड ही नगर निगम ने उखाड़ के जब्त करके ले गई वहाँ से, केवल मेरा। लाइन से लगा हुआ है पूरा बोर्ड, किसी और का नहीं उखाड़ के लिया गया, मेरा उखाड़े और भर के ले गए। अब साला समस्या ये है कि क्या करूं, तो क्या करूं? तो मैं अब अगर मैं नगर निगम पहुंचा तो फिर या तो बवाल होगा, उसकी संभावना बहुत तीव्र है, क्योंकि मैं उसको रगड़ दूंगा जिसने ये काम करवाया है। फिर क्या करेगा? फिर वो जो है फिर देखेगा, मुझे तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अधिकारियों की ईगो को चोट पहुंचता है ना, तो अपने पावर का इस्तेमाल करने को देखते हैं। अब उसके विरुद्ध जो लड़ाई अगर मुझे लड़नी होगी तो मुझे लंबी लड़ाई लड़नी होगी, जहाँ पैसा लगेगा, संसाधन लगेगा। लेकिन मैं ऐसी टैसी कर सकता हूँ कि भैया कोई अधिकारी है तो ये पक्षपाती रवैया कैसे, बाकी के सारे होल्डिंग क्या वैध हैं, मेरा उखाड़ कर क्यों ले गया, बाकी के क्यों नहीं ले गया, बाकी के क्यों नहीं लेके गया? तो दो ही चीज़ें हो सकती, या वो अधिकारी भ्रष्ट है क्योंकि उसके विषय वस्तु वैसे ही है, भ्रष्टों को वो पसंद नहीं आएगी विषय वस्तु। वो साला पता चला ट्रैफिक में रुका होगा, नज़र पड़ी होगी, पढ़ा होगा, अरे साला हटाओ रे, फोटो खींच के उसी को भेज दिया, उखाड़ के ले आओ।
इस तरह से मेरा कलाकारी होती है। साले दुश्मनों कमी है मेरे। अब कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया तो देखो उसको क्या क्या, ये आपको पता भी होना चाहिए, कभी भी हो सकता है। मान लो कहीं 144 के तहत गिरफ्तार 151 लगा गिरफ्तार कर लिया शक के आधार पर, पता होना चाहिए। देखो यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसके भी कुछ मौलिक अधिकार है। एक, पिक्चरों में देखा होगा आपने, जो जागरूक व्यक्ति होते हैं, जो गरीबों को तो पुलिस वाले डंडा मारते हुए पकड़ के जबरदस्ती ले जाते हैं। देखना कुछ रईस वईस थोड़ा जागरूक, तो वो जो पुलिस वाले जाते हैं देखना वहाँ उनका बोलने का टोन भी अलग होता है ना। आपको गिरफ्तार करने आए, गिरफ्तार करने का वारंट है तुम्हारे पास, पहला पूछता ना वारंट, मतलब वो कारण जानने का अधिकार है कि आपकी गिरफ्तारी क्यों हो रही, और बिना वारंट के आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये बात है, कभी भी पुलिस आपको गिरफ्तार करना चाहे बोलो वारंट दिखाओ, ठीक। अच्छा, दूसरा, जब पुलिस हिरासत मिले तो 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा पुलिस वालों को। 24 घंटा, ये भी आपका अधिकार है। हिरासत के समय से 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना है, यह आपका अधिकार है। तीसरा, हिरासत में आपको अपने लीगल एडवाइज़र यानी कि वकील से बात करने का और वकील से सलाह लेने का भी अधिकार। फिर उसमें देखा होगा आपने, फिल्मों में ये भी देखा होगा, लेट मी टॉक टू माई एडवोकेट बोलता है ना, या लॉयर बोलता है। असल में लॉयर प्रैक्टिस नहीं करता है। लॉयर मतलब वन हु हैज़ द डिग्री ऑफ लॉ, लॉयर प्रैक्टिस नहीं करता, प्रैक्टिस एडवोकेट करता है, ठीक। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई लॉयर, तो उधर से वो फ़ोन, वहीं थाने से फ़ोन लगा के लॉयर को बुलाता है। तो ये आपको अधिकार प्राप्त है ना। तो अनुच्छेद 22 मतलब गिरफ्तारी जब आपकी हो तो संरक्षण आपको प्रदान करता है। पहला क्या है, आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, आपको अपने विधिक सलाहकार से सलाह लेने का अधिकार है। तीसरा, 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, ये भी आपका अधिकार है। लेकिन मान लो जैसे जो हमारे ये समारू साहू यहाँ से अपराध करके यूपी भाग गया, नहीं बिहार भगाते हैं, बिहार में ज़्यादा अपराध, जामताड़ा भाग गया है ना, झारखंड, हाँ झारखंड भाग गया। अब यहाँ से पुलिस गई उसको गिरफ्तार करने, जामताड़ा से गिरफ्तार की। तो जामताड़ा में गिरफ्तारी जब कस्टडी में लिया जाता, समय नोट किया जाता, तारीख समय नोट किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अब भैया, अब वो समारू साहू को, एक अपराधी को वहाँ से का फ्लाइट में लेके आए ना, वो ट्रेन में लेके आएंगे, जाहिर सी बात है। देखना वो पुलिस वाले वो टिकट भी नहीं कटाते हैं, ना टीटी उनको मांगते हैं, वो पैसा खा जाते हैं पुलिस वाले, शो करके खा जाते हैं। मैं तुमको बता देता हूँ, वो बाथरूम के पास उसको हथकड़ी लगा के बैठाए रखेंगे और अपना इधर उधर, पुलिस वाले हैं थोड़ा किसको ऐसे अपना काम चला लेते हैं, ठीक। और धीरे से पता चला कि और देखेंगे डरपोक किस्म का यात्री है तो उसको हड़का के खुद ही लेट जाएंगे, वो नीचे पड़ा हुआ होगा। तो अब उसको वहां से यहाँ लाने में ही पता चला 24 घंटा बीत गया। तो अब ये बात का ध्यान रखा जाता है कि गिरफ्तारी के अगर समय, गिरफ्तारी जो यात्रा का जो समय होता है उसको छोड़कर 24 घंटा गिना जाता है। जो 24 घंटे की गणना होती है ना, वो यात्रा के समय को छोड़कर किया जाता है। भाई वहाँ से 24 घंटा तो उसको दुर्ग पहुँचने में ही लग गया, तो वो 24 घंटा नहीं गिना जाएगा। दुर्ग पहुँचा है, वहाँ एंट्री हुई, वहाँ से 24 घंटा कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये है अनुच्छेद 22। अच्छा, एक देखो, यह संरक्षण विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं है ना। यह संरक्षण विदेशी को नहीं है। और निवारक हिरासत कानून, निवारक ना, सुनो बताता हूँ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक हिरासत कानून। आपने पोटा टाटा सुना होगा, संजू बाबा है ना, टाटा सुना है, टाटा, वो तुम टाला वाला नहीं है,
यह है टाडा, जिसमें संजू बाबा अंदर गए। टाडा, पोटा, बस कंप्लीट करना था इसको। पोटा, टाडा। और ये झटका दिखा दिया हमने, वहाँ भी टाडा बोलती है वो उर्मिला मातोड़कर, लेकिन वो नहीं है ये केवल आपके अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए आपको। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट, अंग्रेजी में पता होना चाहिए, एक्टिविटीज एक्ट, है ना। और ये है टेररिज्म, अरे यार स्पेलिंग भुला रहा हूँ, डबल आर, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, डिसरप्टिव एक्टिविटीज, ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। अब देखो क्या है, पहले क्या था जब ये नहीं बना था, तो भैया पुलिस जो है किसी को अपराध करने पर ही गिरफ्तार कर सकती थी ना। अगर मान लो ये लॉ नहीं होते, निवारक हिरासत कानून नहीं होता, तो पुलिस वालों को पता चलता कि भैया ये मर्डर करने वाला है, तो ये कुछ नहीं कर सकते थे। ये मर्डर करेगा तभी गिरफ्तार करेंगे, क्राइम तो करे। तो भैया इस प्रकार से तो क्राइम हो जाएगा तब गिरफ्तारी होगी। तो ये लॉ जो है उसको अब क्राइम को होने से पहले बचाता है ना। ये लॉ कि मान लो आपको शक हो गया कि भैया फलाना मर्डर करने वाला है, प्लानिंग में है, तो उससे पहले ही शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए। आपको पता चले कि फलाना व्यक्ति जो है बम बना रहा है, बम फोड़ने की प्लानिंग कर रहा है, तो पहले ही गिरफ्तारी उसकी हो सके। ये नहीं कि नजार करो, ले बम फेंक तब तो गिरफ्तार करो, ठीक। तो ये हिरासत, निवारक हिरासत कानून है, ये अपराध को रोकने के लिए ये कानून बना। लेकिन हुआ ये कि पुलिस वालों ने यहाँ भी सुपारी लेना शुरू कर दिया। सुपारी वो पान वाला नहीं, जैसे गुंडे लोग लेते हैं सुपारी, वो वाला, है ना। कैसे? अब जो पोटा और टाडा के जो नियम थे ऐसे थे कि पुलिस शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उनकी कस्टडी बिल्कुल अलग थी। वहाँ 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने वाले सब काम नहीं करता। तो पुलिस वाले फिर उसको गिरफ्तार कर लेते थे और जाके बर्फ़ की सीली गुप्त जगह पर रख के बर्फ़ की सीली में उसको बैठाकर सेवा भाव करते थे। इतना खिलाते थे कि वो 2 महीने बाद निकलता था, सूज जाता था पूरा। अब पुलिस वाले क्या किए, मान लो मैं पैसे वाला हूं तो मैंने पुलिस वालों को दे दिया 10 लाख, उसको ले ले अंदर, और शक है अपने को, गिरफ्तारी कर ली गई उसकी और 2 महीने सुझा दिए साले को। तो इस तरह से पुलिस जो है पैसे लेकर क्रिमिनल का कार्य करने लगी। बहुत सारे मामले सामने आए, अंत में जाकर पोटा टाडा को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्योंकि भैया इसमें कानून वानून भी नहीं बताना है आपको, अनुच्छेद 22 इस पे काम नहीं करता था। गिरफ्तार कर लिया, गुप्त जगह पे लेके सेवा चल रहा है ना। तो ये होता था। फिर अचानक मान लो उसको जान से ही मारना है, तो ये छुड़ाकर हमारा पिस्टल छून के फायरिंग करके भागा तो मार दिए। तो इस तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी पुलिस खुद करने लगी थी, इसीलिए इसका दुरुपयोग हो रहा था। अब संजय दत्त इसलिए बच गया कि संजय दत्त के पापा राजनीति में थे, है ना। टाडा इसमें AK-47, दाऊद का दोस्त, और ये बॉलीवुड वाले साले हरामे उसको एकदम छोटा शरीफ बच्चा साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो गुंडा है 1 नंबर का, है ना। लेकिन बॉलीवुड वाले नहीं ना, बॉलीवुड सब उसी से डरते हैं क्योंकि वो दाऊद का दोस्त है। दाऊद को जो जानते होगे, जो पाकिस्तान में बैठा है ना। और वो संजय दत्त की लुंगी पकड़ा रहता सलमान खान, तो इसलिए सलमान खान से भी डरते हैं। सलमान खान और संजय दत्त की करीबी हैं, दोनों करीब हैं, इसीलिए लोग सलमान खान और इनसे दोनों से डरते हैं। क्यों? ये इनका सीधा संपर्क दाऊद से है। फिर दाऊद का फोन आ जाएगा, गुर्गे भेजो, निपटा दो रे इसको, इसलिए डरते हैं लोग, है ना। तो ये जो बॉलीवुड वाले जो दिखाने की कोशिश करते हैं ना, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। संजय दत्त देखा नहीं हो, संजय दत्त को उसमें वो क्या समझा, लास्ट में उसके सारे क्रिमिनल एक्टिविटी के बावजूद उसको क्या बताने की कोशिश की गई, हीरो है वो हीरो है साले। वो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं ना, उस तरह का उसकी भाषा है, उस तरह की उसकी हरकतें हैं,
50-60 महिलाओं से संबंध रहे हैं। कौन सा नशा नहीं किया होगा? मेंड्रेक्स, चरस, गांजा, कौन सा नशा नहीं किया होगा, है ना? वैश्यालय नहीं गया होगा, फिर जो गुंडों से संबंध, दाऊद से संबंध और ये सब नहीं की करवाया होगा, किसी को मरवाया नहीं होगा, ये सब नहीं किया होगा, लेकिन हीरो है वो। चलो ठीक है, ये समझ गए आप? अनुच्छेद 22 खत्म हो गया।